गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हैं? चलिए, साउंड वगैरह मेरी तरफ से बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो बच्चे, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की हम बात कर रहे हैं। और थर्मल इंसुलेशन जो टॉपिक है, एक अलग ही चैप्टर था, लेकिन मैं इसी में ही पूरा कवर कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को। और इसमें हम शुरुआत करेंगे। आज एक टर्म होता है छोटा सा, एक्यूमुलेटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है संचायक। चलिए, तो एक छोटा सा टर्म हम जानेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर को हिंदी में कहा जाता है संचायक। तो मेरा आप लोगों से ही पहला क्वेश्चन ये होगा कि एक्यूमुलेटर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर से आप लोग क्या समझते हैं? किसी रेफ्रिजरेटर में एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बोलिए एक एक करके। वाई एक्यूमुलेटर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और ए रेफ्रिजरेटर। संचायक का इस्तेमाल एक रेफ्रिजरेटर में क्यों किया जाता है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्चे, अब ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटर लगा क्या कहां पर होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पर होती है, इसकी पोजीशन कहां पर होती है, एक्यूमुलेटर कहां पर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें इवेपोरेटर के बाद में, ठीक है, और कंप्रेसर से पहले, ठीक है, या हम कह सकते हैं इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में एक एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक लगा हुआ होता है। एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, इस डायग्राम को देखकर आप समझ जाओगे। ठीक है, यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक्यूमुलेटर जो लगा हुआ है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक। रेड कलर से मैंने आपको यहां पर इसे दिखाया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। और हिंदी में इसे ही कहा जाता है संचायक। चलिए, इसे ही हम कहते हैं एक्यूमुलेटर या संचायक। तो एक्यूमुलेटर जो लगा होता है, ये आपका इवेपोरेटर, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? इवेपोरेटर। और फिर इसके बाद क्या है? कंप्रेसर। तो मैं इस तरह से कुछ इसे बना सकता हूं कि पहले आपका हो गया इवेपोरेटर, फिर आपका बीच में आ गया एक्यूमुलेटर, और फिर इसके बाद आ गया कंप्रेसर। ये आपका हो गया इवेपोरेटर, इसे मैंने कहा इवेपोरेटर। फिर आपका ये आ गया एक्यूमुलेटर, और फिर इसके बाद आ गया कंप्रेसर। तो इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में क्या लगा होता है? एक्यूमुलेटर लगा होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। फिर दूसरा बात आती है कि एक्यूमुलेटर हम लगाते किस लिए हैं। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर में क्या होगा? रूम से हीट को गेन करेगा। जो रेफ्रिजरेंट होता है, ये रूम से हीट को गेन कर लेता है और इसका फेस चेंज होता है। एक बार मैं पूरा डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि इवेपोरेटर क्या करता है। चलिए, तो देखिएगा ध्यान से। बड़े ध्यान से इस चीज को आपको समझना है कि क्या होता है। तो बच्चे, इस तरह से हमारा लगा होता है इवापोरेटर। और इवापोरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जब एंटर करता है तो इसका फेस चेंज हो जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट जो एंटर करता है ये लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा। इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट तरल अवस्था में एंटर करता है, और जब ये इससे एग्जिट करता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पूरा भाप में बदल जाता है।
तो इवेपोरेटर के अंदर होता है फेज चेंज। रेफ्रिजरेंट जो होगा ये आपका लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है और वेपर में एग्जिट करता है। लेकिन बच्चे होता क्या है कि यहाँ पर ये कंप्लीट फेज चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो वेपर होगी इस वेपर में कुछ ना कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं। इवेपोरेटर के अंदर फेज चेंज हुआ, लेकिन फेज चेंज होने के बाद भी जो वेपर होगी इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, या हम कह सकते हैं ठीक है कि तरल की बूंदें यहाँ पर कुछ बच जाती हैं। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट होगा यहाँ पर ये पूरा भाप की अवस्था में नहीं होगा, वेपर की फॉर्म में नहीं होगा। भाप नहीं कहेंगे, वाष्प हम वर्ड यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए। तो लिक्विड जो था ये एंटर किया इवेपोरेटर के अंदर, ठीक है, और वेपर फॉर्म में एग्जिट करेगा, लेकिन इसमें कुछ लिक्विड की ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पर रह जाती हैं, कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पर रह जाती हैं। ठीक है, और हम जो कंप्रेसर यूज करते हैं इस कंप्रेसर में होता है कंप्रेशन। बेसिकली इसमें रोटर लगा होता है, रोटर पर ब्लेड्स लगी होती हैं, रोटर्स पर क्या लगी होंगी, इस पर ब्लेड्स लगी होती हैं, और ये बहुत हाई वेलोसिटी से घूमता है। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन होता है, इसके अंदर रोटर लगा होगा, रोटर पर ब्लेड्स लगी होती हैं और ये बहुत ज्यादा आरपीएम पर घूमता है। तो होता क्या है कि जैसे ही लिक्विड ड्रॉपलेट्स इसकी ब्लेड से टकराती हैं तो इसे क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी कि जो बूंदे होती हैं, बूंदे कंप्रेसर को खराब कर सकती हैं। ठीक है, बूंदे क्या कर सकती हैं, कंप्रेसर को डैमेज कर सकती हैं, इसे खराब कर सकती हैं। जो ड्रॉपलेट्स होंगी, ड्रॉपलेट्स क्या कर सकती हैं, ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स कंप्रेसर को डैमेज कर सकती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसी वजह से इन ड्रॉपलेट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, इन्हें हटाना पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्हीं लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटर का। चलिए, तो फिर से सुनिएगा एक बार। इवेपोरेटर हमारा लगा हुआ होगा, इवेपोरेटर में लिक्विड पूरा वेपर में बदल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स जैसे ही जाती हैं कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर की जो ब्लेड्स होंगी ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी पर घूमती हैं, ये इन्हें डैमेज कर सकता है। तो हमें इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हटाना पड़ता है, और इन्हीं को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटर का। इसीलिए एक्यूमुलेटर जो लगाए जाते हैं ये आपके इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगाए जाते हैं। इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में क्या लगाए जाते हैं, एक्यूमुलेटर लगाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संचायक। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटर की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संचायक। इन बिटवीन द इवेपोरेटर एंड द कंप्रेसर एन एक्यूमुलेटर इज कनेक्टेड which accumulates liquid droplets of the refrigerant and shields the compressor from any possible damage। वाष्पीकरण करता यानी कि इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच एक संचायक जुड़ा होता है, जो रेफ्रिजरेंट की तरल बूंदों को जमा करता है, यानी कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं इन्हें हटा देता है, और कंप्रेसर को किसी भी संभावित नुकसान से बचाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है एक्यूमुलेटर के लिए। तो ध्यान से एक बार देखो ये सारे पॉइंट्स, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मुझे बताओ, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्यूमुलेटर लगा कहां पर होता है, तो इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में हम लगाते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हटा देता है, ठीक है, जिससे कंप्रेसर को कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया इवेपोरेटर। यहां पर मैंने लिया इवेपोरेटर, और बीच में हम लगा देते हैं यहां पर एक्यूमुलेटर, और इधर लगा हुआ होता है कंप्रेसर। ये हो गया कंप्रेसर, और बीच में हमारा लगा होता है यहां पर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हटा देता है।
चलिए, ये आपका हो गया एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला लगा कहां पर होता है, तो इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगा होता है एक्यूमुलेटर। क्या करता है, एक्यूमुलेटर लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हटा देता है, क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स अगर कंप्रेसर में जाएंगी तो ये कंप्रेसर को डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि इवेपोरेटर में पूरी तरह से फेस चेंज नहीं हो पाता है। इसी वजह से कुछ ना कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फिर भी बच जाती हैं और ये जा सकती हैं आपकी कंप्रेसर में, जो कि कंप्रेसर को डैमेज कर सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हो गया लाइन डायग्राम का। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में क्या लगा हुआ है, एक एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक लगा हुआ है। क्लियर है भाई? वेरी गुड। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, ये सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। रेफ्रिजरेटर जो आपके होते हैं बेसिकली डोर यानी कि दरवाजे के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में सभी घरों में ज्यादातर जो इस्तेमाल होते थे, तो ये आपके होते थे सिंगल डोर, ठीक है, यानी कि इसका एक ही दरवाजा होता था। इसे हम बोलते थे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ये एग्जाम्पल आपके सामने अभी जो है ये कौन सा है, ये आपका है डबल डोर रेफ्रिजरेटर। अब सिंगल डोर में और डबल डोर में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पर भी देख लेते हैं बच्चे। अगर हम बात करेंगे सिंगल डोर की, तो सिंगल डोर में एक ही दरवाजा होगा, और अगर डबल डोर की बात करेंगे तो डबल डोर में दो दरवाजे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि डबल डोर में जो फ्रीजर होता है ये आपका अलग होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये आपका अलग होता है, ठीक है। किसी भी रेफ्रिजरेटर को हम बेसिकली तीन पार्ट में तोड़ देते हैं। एक आपका होता है फ्रीजर, ठीक है, एक आपका होता है नॉर्मल कंपार्टमेंट, और एक आपका नीचे होता है वेजिटेबल बिन, ठीक है। किसी भी रेफ्रिजरेटर को हम तीन पार्ट में तोड़ देते हैं। सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है, फ्रीजर। तो जिसमें फ्रीजर और ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट होते हैं ये तीनों एक ही साथ हो, इसे हम बोलते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। और जिसमें ऊपर वाला डब्बा अलग होता है और नीचे वाले दोनों अलग होते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो ये आपके सामने जो है ये कौन सा रेफ्रिजरेटर है, ये एक एग्जाम्पल है डबल डोर रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि इसमें दो दरवाजे हैं। फ्रीजर को बंद करने के लिए एक अलग से दरवाजा होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रीजर। यहाँ पर फ्रीजर के लिए अलग से अरेंजमेंट होता है, इसे अलग हम रखते हैं पूरा, ठीक है। इसके लिए एक अलग से दरवाजा होगा, तो यहाँ पर दो दरवाजे होंगे। और सिंगल डोर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही दरवाजा होता है, यानी कि हमारा जो फ्रीजर सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों पार्ट के लिए हमारे पास एक ही दरवाजा होगा। इसे हम बोलते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। जहां पर फ्रीजर अलग होता है इसे हम बोलते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है किसमें, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में और आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर में। चलिए, तो अब इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं और भी, उन्हें भी देख लेते हैं एक एक करके। तो बच्चे सबसे ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है, सबसे ऊपर जो कंपार्टमेंट होता है, सबसे ऊपर वाला जो डिब्बा होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट। किसी भी रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, किसी में भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें फ्रीजर को नीचे रखने की कोशिश की गई, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, फ्रीजर को हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा तो उस केस में एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, ठीक है। हमारा जो रेफ्रिजरेटर होगा ये अच्छे से वर्क कर पाता है। आप नॉर्मली जो भी रेफ्रिजरेटर देखोगे सभी में जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है ये ऊपर की तरफ रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि फ्रीजर कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ ही क्यों रखा जाता है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्रीजर कंपार्टमेंट है क्या। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, फ्रीजर, ठीक है, यानी कि फ्रीज करना, यानी कि जमना। तो जहां पर हम किसी चीज को जमाने की बात करते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाकर कूलिंग करने की हम अगर बात करें, तो ये आपका होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट में। तो फ्रीजर वर्ड से ही आप समझते होंगे फ्रीज करना। किसी चीज को अगर हमें फ्रीज करना है, फ्रीज करना बोल सकते हैं, जमाना बोल सकते हैं, ठीक है। या टेम्परेचर अगर हमें बहुत कम करना है, मैं अगर कहूं कि पानी अगर है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाना है, यानी कि अगर इसे हमें बर्फ में कन्वर्ट करना है, तो ये सारे काम कहां पर होते हैं, फ्रीजर में होते हैं। और ऊपर वाला जो
कंपार्टमेंट होता है इसे हम बोलते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट। चाहे आपका ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या आपका ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, इन दोनों में ही ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है फ्रीजर कंपार्टमेंट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट। यहां पर ये दोनों में ही क्या होगा, फ्रीजर कंपार्टमेंट। तो चाहे आपका ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या आपका ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में ही जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है ये ऊपर की तरफ होगा। इसका नाम ही क्या है, फ्रीजर, यानी कि फ्रीज करना, यानी कि चीजों को जमा देना। या मैं बोल सकता हूं कि अगर पानी है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाकर अगर हमें ठंडा करना है तो सिंपल सी बात है, ये पूरा आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमें बर्फ जमानी है, बहुत ज्यादा कम तापमान पर किसी चीज को स्टोर करना है, तो ये सारे काम हमारे कहां पर होते हैं, ये होते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट में। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि फ्रीजर कंपार्टमेंट जो होता है ये ऊपर की तरफ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है उसकी भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन फ्रीजर कंपार्टमेंट के बारे में और कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो द फूड आइटम्स दैट आर टू बी केप्ट एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर आर स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। जिन खाद्य पदार्थों को हिमांक तापमान यानी कि जिस पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, जिन खाद्य पदार्थों को हिमांक तापमान पर रखना होता है उन्हें फ्रीजर कंपार्टमेंट में संग्रहित किया जाता है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, इसलिए इस डिब्बे में पानी और कई अन्य तरल पदार्थ जम जाते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, इसी वजह से अगर पानी है तो पानी आपका बर्फ में बदल जाएगा। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक आइसक्रीम, आइस, फ्रीज द फूड etc, दे हैव टू बी केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। अगर आइसक्रीम, बर्फ बनाना है, खाना फ्रीज करना है आदि करना हो तो इन्हें फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखना पड़ता है। यानी कि जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर अगर हमें कूलिंग करने की बात करनी पड़ती है तो वहां पर हम बात करते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट की। अगर फिगर की आप बात करोगे तो सिंपली आप देख सकते हो, ये जो फिगर है इसमें सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट। चलिए, तो क्या मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो हम रखते हैं वो फ्रीजर कंपार्टमेंट को ऊपर की तरफ रखा जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो गर्म चीजें होती हैं, गर्म चीजें जाती हैं ऊपर और ठंडी चीजें आती हैं नीचे, ठीक है। गर्म चीजें से मतलब यहां पर है हवा, ठीक है। अगर गर्म हवा है या गर्म पानी है, गर्म हवा है या गर्म पानी है, गर्म हवा है या गर्म पानी है, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, इनका घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मैं इनकी डेंसिटी या इनके घनत्व की बात करूंगा, ये कैसा होगा, कम होता है, ठीक है। ये हल्की हो जाती हैं, ये कैसी होती हैं, वजन में हल्की होती हैं, और हल्की होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठती हैं। जो ठंडी चीजें होंगी, अगर ठंडी हवा है, अगर ठंडी हवा है या ठंडा पानी है, या ठंडा पानी है, ये कैसा होगा, ये भारी होगा, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर हम एयर की बात करते हैं या किसी गैस की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू रो आर टी, और यहां से रो इज इक्वल टू P अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से होती है डेंसिटी चेंज। तो बच्चे होता क्या है, जब हम फ्रीजर कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ रखते हैं तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी, इसके कांटेक्ट में जो भी गैस आएगी, ये फ्रीजर कंपार्टमेंट मैंने रखा ऊपर की तरफ। फ्रीजर कंपार्टमेंट अगर मैं ऊपर की तरफ रखता हूं तो इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी ये कैसी हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने के कारण जो भी हवा फ्रीजर के कांटेक्ट में आती है ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होगी तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये नीचे की तरफ आएगी, और नीचे वाली जो हवा है ये कैसी है, गर्म है। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ आएगी, और गर्म हवा जैसे ही ऊपर की तरफ आएगी ये फ्रीजर के कांटेक्ट में आने के कारण ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हवा नीचे जाएगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ आएगी। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट का ट्रांसफर होता रहता है।
जो गर्म हवा होती है ये आपकी फ्रीजर के कांटेक्ट में आती है, फ्रीजर के कांटेक्ट में जैसे आएगी ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, भारी होगी, ये नीचे की तरफ जाएगी, गर्म हवा ऊपर ठंडी हवा नीचे, और इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहेगा और सारे फ्रीजर के अंदर का तापमान, सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कैसा रहेगा, एक जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हम गेन कर सकते हैं। तो बच्चे वहीं देखिएगा, अगर मैं इस फ्रीजर को नीचे रखता तो उस केस में क्या होता, उस केस में जो ठंडी हवा है वो पहले से ही नीचे होगी। अगर मैं फ्रीजर को नीचे रख लेता हूं, ये मैंने इस तरह से फ्रीजर अगर नीचे रख लिया तो गर्म हवा तो ऊपर आ गई और ठंडी हवा नीचे रहेगी हमेशा, तो इस केस में सर्कुलेशन कराने में प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर मैं फ्रीजर को नीचे रखता तो फ्रीजर के नीचे होने के कारण जो ठंडी हवा होती वो पहले से ही नीचे होती, गर्म हवा उस केस में ऊपर होती, तो इस केस में ये सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जब भी आप एक नॉर्मल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करोगे, इसमें जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है ये आपका ऊपर की तरफ होता है, और जो बाकी के जो सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम रेफ्रिजरेटर और वेजिटेबल बिन कह देते हैं, ये आपके नीचे की तरफ होते हैं। चलिए, तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा, यहां तक एक बार मुझे बताइएगा कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि फ्रीजर कंपार्टमेंट को हम ऊपर की ही तरफ क्यों रखते हैं। एक आपका होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट, बीच का आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और सबसे नीचे वाला आपका होता है वेजिटेबल बिन। बेसिकली 3 हिस्से में किसी रेफ्रिजरेटर को हम तोड़ लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट की, और फ्रीजर कंपार्टमेंट जो लगा होता है ये आपका ऊपर की तरफ लगा होता है, जिसे आप क्लियरली देख सकते हो। यहां तक एक बार देखो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है थर्मोस्टेट कंट्रोल। तो ये आपने देखा भी होगा अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, और कभी कभी इस चीज को कंट्रोल भी क्या होगा, नॉर्मली जब आप देखोगे तो अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ रेफ्रिजरेटर में इस तरह से एक राउंड नॉब होती है इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से स्विच बना होगा, और नॉर्मल इस पर क्या लिखा रहता है, 3 सीजन आपके लिखे रहते हैं। एक तो आपका रहता है विंटर, या मैं कह सकता हूं एक आपका इसमें रहता है समर, एक आपका होता है रेनी सीजन, ठीक है, और एक आपका होता है विंटर। सभी ने देखी होगी ये चीज, ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी। आजकल के जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, उसमें बाहर ये सारी चीजें बनी होती हैं इस तरह से, जो डोर होगा इसी डोर पर ये पूरा बाहर कंट्रोल रहता है, लेकिन ये तीनों चीजें इसमें भी बनी हुई होती हैं, ठीक है। समर में आपको जब रेफ्रिजरेटर चलाना है, ठीक है, रेनी सीजन में अगर चलाना है, विंटर में चलाना है, तो इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने की सुविधा अलग से होती है। पुराने जो रेफ्रिजरेटर थे उसमें इस तरह से एक राउंड नॉब होती थी, ठीक है, एक गोल नॉब होती थी, और इसी के द्वारा ही हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोस्टेट कंट्रोल की। तो एक बार मैं दिखा देता हूं फिगर में कि थर्मोस्टेट कंट्रोल आपको किस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से कोने में क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट नॉब लगी होती है, जिससे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्मोस्टेट कंट्रोल, द थर्मोस्टेट कंट्रोल कंप्राइजेस ऑफ द राउंड नॉब, एक गोल नॉब होती है, विद द टेम्परेचर स्केल, जिस पर टेम्परेचर तापमान के लिए एक पैमाना बना होता है, दैट हेल्प सेटिंग द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, और जिसकी हेल्प से हम जो जरूरी तापमान है इसे हम
इसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द थर्मोस्टेट एज पर द रिक्वायरमेंट कैन हेल्प सेविंग लॉट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होता है, अगर हम प्रॉपर सेटिंग करके चलेंगे तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये इफेक्टिवली वर्क करेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो खर्चा हो रहा है रेफ्रिजरेटर को चलाने में, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी कम हो जाता है। तो थर्मोस्टेट कंट्रोल सभी रेफ्रिजरेटर में प्रोवाइडेड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम तापमान को सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, कौन सा सीजन है, कितने तापमान की जरूरत है। जैसे ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो हमें ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन विंटर और आपका जो रेनी सीजन आता है इसमें ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे भी मार्च है तो इसमें ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं है, ठंडा पानी पीने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो बार ठंडा पानी पी लो पूरा गला ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तापमान को कंट्रोल करने के लिए कि हमें कितनी कूलिंग की जरूरत है, इसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट कंट्रोल। और ये कोने में लगा होता है इस तरह से। चलिए अब बात आती है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। तो बच्चे ये जो आपके सामने इमेज है, ये जो फिगर है, इसे पूरा दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जितने भी पार्ट लिखे हुए हैं एग्जामिनर किसी एक पार्ट को गायब कर देगा, उसकी जगह लिख देगा एक्स और पूछेगा आपसे कि बताओ इस एक्स का नाम क्या है। तो आपके सामने अभी जो एग्जाम्पल है ये एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर का है। सबसे ऊपर इसमें क्या है, फ्रीजर है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया थर्मोस्टेट नॉब। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, पुश बटन होगा। तो थर्मोस्टेट नॉब, थर्मोस्टेट का काम ही क्या है, तापमान को कंट्रोल करना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम तापमान को अलग अलग सेट कर सकते हैं। लाइट स्विच जो होगा, सिंपल जो रेफ्रिजरेटर में लाइट लगी होती है इसे ऑन ऑफ करने के लिए लाइट स्विच होता है। चलिए, तो अभी हमने जाना फ्रीजर कंपार्टमेंट क्या होता है। सबसे ऊपर की तरफ होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट। अगर किसी चीज को हमें जमाना है तो उसे फ्रीजर में हम रखते हैं। इसके अलावा हमने जाना थर्मोस्टेट कंट्रोल, यानी कि तापमान को अलग अलग अगर हमें सेट करना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है थर्मोस्टेट कंट्रोल की। ठीक है, फिर बच्चे नीचे की तरफ जो होता है ये आपका होता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं कि रेफ्रिजरेटर जो आपका बटा हुआ होता है ये आपका तीन हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपर वाला फ्रीजर, बीच वाला रेफ्रिजरेटर और नीचे वाले को हम बोल देते हैं वेजिटेबल बिन या क्रिस्पर। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ दो ही देखे हैं। सबसे ऊपर वाला हमने देखा फ्रीजर, जिसमें हमें चीजों को जमाना पड़ता है। फिर दूसरा हमने देखा यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। तो सेकंड वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और आपने देखा भी होगा कि जो बीच वाला पोर्शन होता है इसमें सबसे ज्यादा चीजों को हम स्टोर करके चलते हैं, और यह सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें हमें काफी चीजें रखनी पड़ती हैं। हमें बर्फ जमाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें मान लिया आपका आपका जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं, दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, या आपकी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हमें एक नॉर्मल तापमान पर रखना पड़ता है, तो इसे हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में। आपको ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको बर्फ जमानी ही जमानी। जैसे सिंपल आप पानी की ही बात करोगे तो पानी को भी आप क्या कहाँ पर रखते हो, दरवाजे में साइड में जो बॉक्स बने होते हैं इसमें रख देते हो। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में ही। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं फ्रीजर, एक बीच वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो होता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हियर ऑल द फूड आइटम्स दैट आर टू बी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस बट इन कोल्ड कंडीशन आर कैप्ड। ठीक है, यहां पर ऐसे आपके सामान रखे जाते हैं जिनका तापमान हमें कम तो रखना है लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखना है। तो ऐसे आइटम स्टोर किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ वे सभी खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर लेकिन ठंडी स्थिति में बनाए रखना है। हमें यहाँ पर चीजों को ठंडा तो रखना है लेकिन इनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमें करके रखना है। द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर सेल्स लाइक मीट कीपर एंड अदर एज पर द रिक्वायरमेंट।
अब आपका जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है इसे अलग अलग हिस्सों में हम बांट देते हैं। जैसे हमें क्या रखना है, जो मीट होता है, ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, मीट को हमें रखना है, ठीक है, स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट कर देते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं खाने पीने के, उसके अकॉर्डिंग इसे अलग अलग टुकड़ों में हम बांट देते हैं। चीज आपको क्या याद रखनी है कि रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो होता है ये आपका बीच वाला हिस्सा होगा नॉर्मली। बीच वाले से मतलब क्या है यहाँ पर कि सबसे ऊपर फ्रीजर, बीच में रेफ्रिजरेटर और नीचे हम बोलते हैं वेजिटेबल बिन। जो सब्जी वगैरह रखी जाती हैं वो नीचे वाले हिस्से में रखी जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए अलग अलग स्पेस बना होता है। तापमान जो होता है नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, लेकिन चीजों को हमें यहाँ पर भी ठंडा करके रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि खाने वाली चीजें जो स्टोर की जाती हैं ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टोर की जाती हैं, ठीक है। खाने वाली चीज आपकी जो होती है अगर लंबे टाइम के लिए हमें इन्हें बचाकर चलना है तो इनके लिए जो तापमान की रेंज होती है ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। तो ये सारे पॉइंट्स है आपके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपका होता है क्रिस्पर। तो ये नाम आपको याद रखना है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वेजिटेबल बिन, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, तो ये आपका होता है नॉर्मली क्रिस्पर। ये नीचे वाला जो हिस्सा है, कुछ आया याद? अभी जाना और अपना जो रेफ्रिजरेटर है इसे खोलकर देखना। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं क्रिस्पर। और इसमें नॉर्मली आपके फल सब्जी वगैरह ये सारे आइटम स्टोर करके रखे जाते हैं। और इनका जो नॉर्मली तापमान होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, सबसे कम ऊपर, फिर बीच में, और नीचे की तरफ जो तापमान होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसमें आप सब्जी वगैरह स्टोर करोगे ना, एक पूरा प्लास्टिक का बॉक्स होगा और उसके ऊपर से एक प्लेट लगी हुई होती है, तो यहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर। नीचे की तरफ जो पानी होता था, जैसे लाइट अगर चली गई है या पानी और बिखर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ जम गई है, वो मेल्ट करेगी, ये सारी कहां पर इकट्ठी हो जाती थी, ड्रेन ट्रे में। लेकिन आजकल के जो रेफ्रिजरेटर आते हैं इनमें आपने देखा होगा इनमें ड्रेन ट्रे नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन जो पुराने रेफ्रिजरेटर होते थे इनमें ड्रेन ट्रे बिल्कुल होती थी। तो सबसे नीचे की तरफ क्या है, ड्रेन ट्रे, फिर आप देखोगे क्रिस्पर है इसमें, फिर बीच में रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है जिसे हम बोल रहे हैं फ्रेश फूड कंपार्टमेंट, ऊपर की तरफ फ्रीजर है, इधर एक लाइट स्विच लगा हुआ है, थर्मोस्टेट नॉब भी है, ठीक है, और एक इसमें क्या है, पुश बटन लगा हुआ है। तो फिर आती है बात क्रिस्पर की। द हाइएस्ट टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट इज मेंटेन इन द क्रिस्पर। जो सबसे ज्यादा तापमान जो होता है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, क्रिस्पर में देखने को मिलता है। फ्रीज के डिब्बे में उच्चतम तापमान बनाए रखा जाता है, क्रिस्पर में ज्यादा तापमान बनाए रखा जाता है। Here one can keep the food item that can remain fresh even at the medium temperature like fruits or vegetables, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सामान स्टोर किए जाते हैं जो कि ज्यादा तापमान पर, ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में बोल रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम गए फ्रीजर में, फिर 0 से 4 हम आए रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में, और 4 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा ज्यादा तापमान पर चीजों को स्टोर करना है तो ये आपके होते हैं क्रिस्पर में, या सबसे नीचे वाले हिस्से को हम बोल देते हैं वेजिटेबल बिन, ठीक है। तो इसमें जैसे फल होते हैं, सब्जियां जो होती हैं इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। तो फल सब्जियों को कहां पर रखा जाता है, फल और सब्जियों को रखा जाता है क्रिस्पर में। क्रिस्पर में हम स्टोर करके रखते हैं फल और सब्जियां। तो ये आपका हो गया क्रिस्पर। देखो एक बार ध्यान से, तो सबसे ऊपर वाला हमने जाना फ्रीजर, फिर हमने जाना बीच वाला रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और फिर हमने जाना क्रिस्पर। और क्रिस्पर में हमने क्या रख दिया, फल और सब्जियों को रख दिया है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अगर ज्यादा तापमान है ये भी चलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे हमारा, रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट। तो आपने जो देखा होगा रेफ्रिजरेटर का जो दरवाजा होता है, अब इसमें बहुत सारे सेक्शन बने हुए होते हैं, ठीक है।
दरवाजे में बहुत सारे सेक्शन बने हुए होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्मॉलर सबसेक्शन इन द रेफ्रिजरेटर मेन डोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ दीज आर। अब इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडे कहाँ पर रखे जाते हैं, बटर कहाँ पर रखा जाता है, डेयरी प्रोडक्ट कहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अंडे रखने हैं, बटर रखना है, डेयरी प्रोडक्ट रखने हैं। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध से बने हुए, जैसे बटर हो गया आपका, एग कंपार्टमेंट, ये सभी कहाँ पर रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट। जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा होता है नॉर्मली इन चीजों को रखा जाता है। अब अपना दिमाग ना लगाने लगना कि भाई हम तो कहीं भी रख देते हैं कुछ भी चीजों को। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग आंसर सही माना जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से आपको याद रखनी है कि आंसर वही सही होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। कोई कहता है कि भाई हम तो सब्जियां भी कहीं भी रख देते हैं, फल भी कहीं भी रख देते हैं, हमारा जो मन करता है हम तो वो करते हैं, तो आपके मन से नहीं चलेंगी चीजें। जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आंसर सिर्फ आपका वही सही माना जाएगा। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये आपने कहाँ पर रखी, क्रिस्पर में रखी। नॉर्मली अगर मीट कीपर की हम बात करेंगे तो ये आपने कहाँ पर रखे, ये आपने रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में रखे। अगर आप बात करोगे एग की, बटर की, डेयरी प्रोडक्ट की, तो ये आपके कहाँ पर रखे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा होता है उसमें ये सारी चीजें रखी जाती हैं। ये जो है, ठीक है, यहाँ पर जो अलग अलग हिस्से बने होते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें रखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट। रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट। ये क्या है, दरवाजा, और इसी में क्या बने होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डब्बे बने हुए होते हैं। चलिए, स्विच मैं आपको बता ही चुका हूं कि साइड में स्विच लगा होता है, और स्विच का काम क्या होता है, जो लाइट लगी हुई होगी इस लाइट को जलाने में, ठीक, और बंद करने में हेल्प करना। तो स्विच लगा हुआ होता है। स्विच यह छोटा बटन है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर छोटे प्रकाश को संचालित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में एक बल्ब जलता है, यह बल्ब किसकी हेल्प से जलता है, स्विच की हेल्प से। जैसे ही आप दरवाजा बंद करोगे तो स्विच की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही दरवाजा खोलोगे ये लाइट अपने आप से ही ऑन हो जाती है। जैसे ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलता है, यह स्विच बल्ब को बिजली की आपूर्ति करता है और चालू हो जाता है, जबकि दरवाजा बंद करने पर बल्ब से रोशनी बंद हो जाती है। यह आवश्यक होने पर ही आंतरिक बल्ब को चालू करने में मदद करता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बटन दैट ऑपरेट्स द स्मॉल लाइट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। इसकी हेल्प से रेफ्रिजरेटर के अंदर एक छोटा बल्ब जलता है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो तो यह लाइट अपने आप क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, और जैसे ही दरवाजा बंद करते हो यह लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है। जब आप देखोगे रेफ्रिजरेटर को इस तरह से, तो आपको दिखाई देगा इसमें लाइट स्विच। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है लाइट स्विच। इस लाइट स्विच की हेल्प से ही इसके अंदर का बल्ब होगा, ये अपने आप ऑन या ऑफ होता है। जैसे दरवाजा खोलोगे तो ऑन हो जाएगा, और जैसे दरवाजा बंद करोगे तो यह ऑफ हो जाता है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। चलिए, फिर बच्चे हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की। मेनली 4 तरह के रेफ्रिजरेटर हमें देखने हैं अकॉर्डिंग टू द डोर। एक इसमें आपका है सिंगल डोर, एक इसमें आपका होता है डबल डोर, एक इसमें आपका होता है ट्रिपल डोर, और एक इसमें आपका होता है 4 डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये 4 तरह के रेफ्रिजरेटर आपको देखने हैं, और ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द डोर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की, तो बहुत पहले, अगर आपकी एज ज्यादा नहीं होगी, नॉर्मली अभी तो सभी जगह जो यूज होते हैं डबल डोर आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर आए थे सभी घरों में जो इस्तेमाल होते थे, ये आपके होते थे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर।
सबसे पहले रेफ्रिजरेटर अगर आप उठाकर देखोगे तो ये आपके होते थे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। सिंगल डोर आप समझ ही गए होंगे, सिंपल, जिसमें एक दरवाजा है, यानी कि एक दरवाजे के पीछे ही आपका फ्रीजर है, इसी के पीछे ही आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है, इसी के पीछे आपका वेजिटेबल बिन है। ये तीनों अगर एक ही जगह पर हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसमें फ्रीजर कंपार्टमेंट अलग होता है, उसके लिए एक अलग से दरवाजा होता है, इसे हम बोलते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की, तो दीज आर कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर, ये सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर हैं, ये पारंपरिक रेफ्रिजरेटर है। दीज आर कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर विच कम विद ए सिंगल डोर, जिनमें एक दरवाजा आता है। पारंपरिक तो वर्ड समझते होंगे ना, कन्वेंशनल, पारंपरिक, यानी कि जो पहले इस्तेमाल किए गए, ठीक है, एक प्रथा चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है, इसके अकॉर्डिंग जो थे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर थे। और मैं जो समझता हूं आज भी बच्चे घर में फैशन के अकॉर्डिंग आप रख लेते हैं ये डबल डोर, लेकिन डबल डोर का कोई ऐसा कोई खास यूज है नहीं जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि फैमिली का साइज भी इतना बड़ा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बड़े फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा बर्फ जमाने की भी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो मुझे लगता है कि इफेक्टिव जो होता है ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ही है। एक तो कॉस्ट अच्छी खासी कम हो जाती है, जस्ट डबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, अगर आप डबल डोर लोगे तो लगभग 2 गुना के आसपास की कॉस्ट हो जाती है। तो मुझे जो लगता है इफेक्टिव जो है ये आपका सिंगल डोर ही है, लेकिन आपको अगर पैसा दिखाना है, शो ऑफ करना है, तो डबल डोर आजकल सभी खरीद रहे हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे जो लगा ये आपका सिंगल डोर काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो सिंगल डोर की अगर हम बात करेंगे, दीज आर कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर विच कम विद ए सिंगल डोर, ये पारंपरिक रेफ्रिजरेटर हैं जो सिंगल डोर के साथ आते हैं। द अपर पोर्शन इज फ्रीजर, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजर। बीच वाले को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और नीचे वाले को हम कहते हैं वेजिटेबल बिन। इसे इस तरह से 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। सबसे ऊपर वाला क्या है, फ्रीजर, जहां पर तापमान बहुत कम जाता है। दूसरे वाले को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, बीच वाले को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और सबसे नीचे वाले को बोला जाता है वेजिटेबल बिन। वेजिटेबल बिन जिसमें फल सब्जियां वगैरह स्टोर की जाती हैं। ये पारंपरिक रेफ्रिजरेटर हैं जो सिंगल डोर के साथ आते हैं। ऊपरी भाग एक फ्रीजर है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसे फ्रीजर कहते हैं। मध्य भाग एक रेफ्रिजरेटर है, और नीचे के हिस्से में एक सब्जी बिन है, ठीक है, जिसे वेजिटेबल बिन हम कह रहे हैं, जिसके अंदर सब्जी स्टोर करके रखी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। अब बात आती है कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आपके होते हैं ये आपके छोटे साइज में अवेलेबल होते हैं। इज अवेलेबल इन स्मॉलर साइज फॉर स्मॉलर यूसेज, ठीक है, छोटे कार्यों के लिए छोटे साइज में ये अवेलेबल होते हैं। छोटी जगह लेंगे भाई, अगर आकार में छोटा है जगह भी कम लेगा, आकार में अगर बड़ा होगा तो नॉर्मली जो किचन होती है, किचन का साइज आपका बहुत बड़ा नहीं होता है। आपने जो देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर नॉर्मली रखे जाते हैं वो किचन में रखे जाएंगे, ठीक है, और साइज इतना नहीं होता है, जगह स्पेस इतनी नहीं होती है किचन के अंदर। तो छोटा अगर रेफ्रिजरेटर है तो ये आपका काम का होगा, अगर बड़ा होगा तो रखने में भी प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी ज्यादा रहेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके फायदे होते हैं। इज अवेलेबल इन स्मॉलर साइजेस फॉर स्मॉलर यूसेज, छोटे उपयोग के लिए छोटे आकार में उपलब्ध हैं। फिट्स इन ए स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह में फिट बैठता है, ठीक है, कम ही जगह लेगा आकार में, ज्यादा जगह नहीं लेगा। फ्रीजर सेक्शन इज मोर एफिशिएंट, इसका जो बर्फ जमाने वाला सेक्शन है ये काफी अच्छा होता है। आइडियल फॉर स्मॉल वर्क, वर्क कह सकते हैं या कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक है, छोटे कार्यों के लिए, छोटी क्षमता के लिए कैसा होता है, अच्छा होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके फायदे होते हैं। देखो एक बार ध्यान से, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका छोटा होना काफी इसके लिए फायदेमंद होता है। चलिए,
अब कुछ फायदे हैं तो कुछ इसके अंदर नुकसान भी होंगे। तो नुकसान देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहला डीफ्रॉस्टिंग, ये वर्ड शायद आप सभी लोग जानते होंगे और सभी ने किया होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसकी चर्चा हमें अलग से करनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मन को समझाए रखिएगा, बाकी इस वर्ड को हम पूरा समझेंगे कि डीफ्रॉस्टिंग का मतलब है क्या, ठीक है, क्यों करनी पड़ती है, क्या होती है, किस तरह से करते हैं। और मुझे लगता है कि 90% लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने डीफ्रॉस्टिंग की होगी। तो अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग रिक्वायर्ड ट्वाइस इन ए वीक, एक सप्ताह में हमें 2 बार मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। इफ डीफ्रॉस्टिंग इज नॉट डन इन टाइम द डीफ्रॉस्टिंग वाटर ट्रे माइट स्पिल कॉजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर डीफ्रॉस्टिंग हम टाइम पर नहीं करते हैं तो जो नीचे ड्रेन ट्रे होती है इसमें ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और ये निकलने लगता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया, हो सकता है कि आपको ये अच्छे से विजिबल ना हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सप्ताह में 2 बार मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सप्ताह में 2 बार मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर डीफ्रॉस्टिंग हम टाइम पर नहीं करते हैं, यदि डीफ्रॉस्टिंग समय पर नहीं की जाती है तो डीफ्रॉस्टिंग वाटर ट्रे फैल सकती है, जिसमें समस्या हो सकती है, ठीक है। इसमें अगर पानी ज्यादा भर गया है तो ये पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा यहाँ पर जो साइज है, अगर हमें ज्यादा बड़े कार्यों के लिए, ठीक है, फैमिली का साइज अगर आपका बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या आएगी। तो 300 लीटर तक की क्षमता के लिए तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़े साइज में फिर यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होते हैं। 300 लीटर क्षमता से अधिक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तीनों खंड फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और सब्जी बिन एक साथ होते हैं, भोजन में गंध का मिश्रण होता है। और ये चीज आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी की होगी। देखना एक बार कि जैसे आपने अभी गर्मी आने वाली है तो खरबूजा, तरबूजा और आम वगैरह ये बहुत ज्यादा चलेंगे। आम से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप खरबूजा रखते हो ना तो उसकी जो स्मेल होती है ये आपके सारे खाने में चली जाती है, ठीक है। इवन पानी के अंदर से भी खरबूजे की स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसमें काफी होती है, क्योंकि तीनों कंपार्टमेंट एक ही साथ है। तो यहाँ पर जो स्मेल है, अगर किसी खाने में कुछ किसी स्पेशल तरह की स्मेल है तो ये सभी में मिक्स हो जाती है। 300 लीटर क्षमता से अधिक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तीनों खंड फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और सब्जी बिन एक साथ होते हैं, भोजन में गंध का मिश्रण होता है, ठीक है। अधिकांश सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंज पाइप कॉइल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब आप पुराने जो रेफ्रिजरेटर देखोगे सिंगल डोर, ठीक है, तो इसमें पीछे की तरफ आपको क्या दिखाई देती हैं, इस तरह से कंडेंसर की जो ट्यूब्स होती हैं, पाइपिंग वगैरह, ये आपको क्लियरली दिखाई देती हैं। अधिकांश सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंज पाइप कॉइल दिखाई देते हैं, ये छिपे हुए नहीं रहते हैं। नॉट अवेलेबल अबव 300 लीटर कैपेसिटी, 300 लीटर की कैपेसिटी से ज्यादा में उपलब्ध नहीं होते हैं। सिंस ऑल 3 सेक्शन फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर एंड वेजिटेबल बिन्स आर टुगेदर, ऑर्डर मिक्स इन द फूड टेक्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि तीनों ही कंपार्टमेंट इसके एक साथ होते हैं, तो खाने में अगर कोई स्पेशल स्मेल है किसी में तो वो दूसरे में भी चली जाती है। हीट एक्सचेंजिंग पाइप्स कॉइल्स आर विजिबल नॉट कंसील्ड इन मोस्ट द सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर आप देखोगे हीट एक्सचेंजर, बेसिकली जो हम कंडेंसर कह रहे हैं, पीछे की तरफ जो आप देखोगे तो ये आप में यहाँ पर ये ट्यूब्स आपको क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसमें दोष है, ठीक है। इसके कौन से फायदे, इसका जो आकार है इसी को लेकर है कि आकार में छोटा सा होगा, इसे आप उठाकर कहीं भी रख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कैसा होगा, इसमें कम होता है, क्योंकि आकार में छोटा होता है। लेकिन अगर साइज छोटा है, फैमिली भी आपकी छोटी है तो ये इफेक्टिव है, लेकिन अगर फैमिली आपकी बड़ी है तो वहां पर हम इससे इफेक्टिवली काम नहीं ले सकते, ठीक है।
चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है बच्चे।